नमस्ते भारत। बीपीएससी टीचर 3.0 4.0 का एग्ज़ाम जो कि जून में होना है, साथ ही और भी जो वनडे एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों को देखते हुए हमने जीके जीएस के इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना शुरू किया है। और हम यह जो बुक पढ़ रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का यह संकलन करता है। साथ ही एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी की किताबें हैं उन किताबों के जो भी चैप्टर हैं इंडियन पॉलिटी के, उसके कॉन्सेप्ट को भी यह क्वेश्चन कवर करता है, जिससे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में यह काफ़ी जो है आपकी मदद करेगा। क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन या एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रिलेटेड टॉपिक और रिलेटेड चैप्टर को भी जो है पढ़ ले रहे हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता चल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 191 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 192 192 नंबर से पढ़ेंगे। 192 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो न्यायिक पुनरीक्षण या फिर न्यायिक पुनरावलोकन दोनों एक ही बात है। तो ये जो है संकल्पना, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। यूएसए के संविधान से जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति ली गई है। और न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप भारतीय संविधान का 2 अनुच्छेद याद रखेंगे। एक आप आर्टिकल जो है 13 को याद रखेंगे। और आर्टिकल 13 में ये क्या कहा गया है। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों को कम करने वाली कोई भी विधियां अगर संसद के द्वारा बनाई जाती है या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है या फिर राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है, तो ऐसी सारी विधियां या कानून या फिर कार्यकारी आदेश जो है शून्य घोषित की जा सकती है, जो कि फंडामेंटल राइट को कम करने वाली, मौलिक अधिकारों को कम करने वाली कोई विधि अगर बनाया जा रहा है तो ये शून्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो ये शून्य घोषित करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट और किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो किसी प्रकार के विधि को जो है, किसी प्रकार के कानून को जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रयास करती है, तो ऐसे सारी विधियों को जो है शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। यानी कि अगर संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा किसी प्रकार का कानून बनाया गया है या फिर राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल के द्वारा भी किसी प्रकार का कार्यकारी आदेश, अध्यादेश जारी किया गया है, तो ऐसी सारी जो है विधियों को जो है शून्य घोषित किया जा सकता है या फिर उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसे पुनः देखा जा सकता है कि जो विधि बनाई गई है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। यानी संविधान ने जिन उद्देश्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है उस उद्देश्य के अनुरूप उस विधि को बनाया गया है या नहीं। तो ये जब देखने का काम किया जाता है, ये समीक्षा करने का काम जब किया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरीक्षण या आप न्यायिक पुनरावलोकन। तीनों एक ही शब्द है और इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। तो ये शक्ति है किसके पास, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है ये शक्ति, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद जो है 32 के तहत है। वहीं जो है उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति मिली हुई है। तो ये न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है 32 और 226, ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। जबकि जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, ये अनुच्छेद 13 जो है यहाँ से न्यायिक समीक्षा की परिभाषा निकलती है। जो यहाँ पे बातें कही गई हैं उससे जो है न्यायिक समीक्षा की परिभाषा निकलती है। तो इतना पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे शॉर्ट में। वैसे तो ये काफ़ी डिटेल्स जो है टॉपिक है। मेंस में बीपीएससी के मेंस की परीक्षा में न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसे हम जो है मेंस के समय पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है। तो हाँ या नहीं पर हमें ध्यान देना होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो नीति निर्देशक तत्व के रूप में किसका उल्लेख जो है नहीं हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो नीति निर्देशक तत्व या फिर जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमारे भारतीय संविधान में कहाँ दिया हुआ है,
भारतीय संविधान में जो है भाग 4 में दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर कितना है, अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP का वर्णन किया गया है। तो उसमें जो है क्या क्या बातें कही गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है ये DPSP में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर कितना, अनुच्छेद नंबर 50 में ये कहा गया है। 36 से 51 तक DPSP का वर्णन है ना, तो उसी में से अनुच्छेद नंबर जो 50 है उसमें ये कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की व्यवस्था की जाए। वहीं ऑप्शन बी क्या है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। तो राष्ट्रीय स्मारकों का जो संरक्षण की बात है वो आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया है। तो ये भी DPSP में जो है इसका वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन है, तो ये 49 में है। वहीं सी नंबर क्या है कि भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करना। तो ये जो है DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये कहीं नहीं कहा गया है, बल्कि ये मूल कर्तव्य में कहा गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वहाँ ये बातें कही गई हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ है, तो भारतीय संविधान के जो है 4 के A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है वर्णन किया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बातें नहीं हैं। तो पूछ रहा था क्या क्वेश्चन कि किसका जो है नीति निर्देशक तत्व के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका उल्लेख कहीं भी नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। वहीं डी नंबर ऑप्शन क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण। तो पर्यावरण का संरक्षण की बात भी DPSP में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई हैं। ये कहाँ कहा गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 48 के A में कहा गया है। और 48 का A जो है मूल संविधान में ये नहीं था, इसको जो है कब जोड़ा गया है, तो इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है जोड़ा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण की संरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसको संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही है और इसको 48 के A में रखा गया है। तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, नहीं पूछ रहा था। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, C हो गया। हम थोड़ा सा जो है DPSP के बारे में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। मेन जो कुछ पॉइंट है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये तो हमने पढ़ा ही कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। वहीं इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये हमेशा जो है BPSC पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या है, स्थापना करना। क्योंकि जो भी बातें अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी इसमें पॉइंट दिया हुआ है, वो सामाजिक उद्देश्यों को स्थापित करने का काम करता है, आर्थिक समानता जो है स्थापित करने का काम करता है। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में जो है बहुत सारे तत्व दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं, तो उसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें जो आर्टिकल 36 से 51 तक जो बातें बताई गई हैं, तो उसमें कुछ जो है समाजवादी तत्व देखने को मिलते हैं, कुछ तत्व गांधीवादी देखने को मिलते हैं और कुछ तत्व जो है उदारवादी देखने को मिलते हैं। तो इसमें से जो है हमेशा एक पॉइंट पूछता है, आर्टिकल 40 के बारे में पूछता है। तो आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, आर्टिकल 40 जो है संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से, जो कि गांधीवादी उद्देश्यों की स्थापना करने का काम करता है। तो आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। एक क्वेश्चन जो पूछता है वो आर्टिकल 44 से पूछता है, जो कि उदारवादी या फिर बौद्धिकवादी उद्देश्यों में आता है। तो आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, समान सिविल संहिता, यानी कि सभी नागरिकों के लिए जो है एक समान जो है कानून का निर्माण किया जाए, ये आर्टिकल 44 कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ऐसे हमने DPSP को पहले के वीडियो में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है,
तो आप वहाँ जो है देख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसका विधान जो है प्रावधान जो है नहीं किया गया है। हाँ और नहीं पे हमेशा हम ध्यान देना होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाया जाता है तो उसमें जो है सभी मतों का क्या समान मूल्य होता है, तो नहीं, ये जो है गलत है। सभी मतों का समान मूल्य नहीं होता है, ये विधान नहीं है। नहीं ही पूछ रहा था तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। वहीं बी नंबर ऑप्शन है कि गुप्त मतदान, तो हाँ, गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, ये भी सही है। और डी नंबर क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये तीनों जो है पद्धति को अपनाया जाता है, लेकिन उनके चुनाव में सभी मतों का समान मूल्य नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा उनका चुनाव होता है। तो उनके चुनाव में जो है तीनों शब्दों का जिक्र है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी जो जिक्र है, एकल संक्रमणीय मत का भी जिक्र है और गुप्त मतदान का भी जिक्र है। तो इसलिए ये तीनों जो है उनके चुनाव की पद्धति है, विधान है। सभी मतों का समान मूल्य नहीं होता है, ये गलत है। प्रेफरेंशियल वोट का वहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ए नंबर जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद की जांच और उसके सभी फैसले जो हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही क्या होता है? अंतिम होता है। थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति का वर्णन जो है भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रपति का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो भाग 5 में राष्ट्रपति का जिक्र है। वहीं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक जो है राष्ट्रपति का वर्णन है। वहीं जो है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख होते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है एक भाग लेते हैं संसद भाग लेता है। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा जो राज्य विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और जो पुदुचेरी है जो यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश है, इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है, तो ये 3 लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से जो है प्रांतों में द्वैध शासन, कहाँ पर? प्रांतों में द्वैध शासन का जो है प्रारंभ किया गया है। तो ये प्रांत में द्वैध शासन क्या था कि इसमें जो है 2 विषय कर दिए गए, एक विषय आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। एक विषय क्या थे? आरक्षित विषय, और दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो ये जो प्रांतों में 2 विषयों को में विभाजित कर दिया गया, इसी को जो है कहा जाता है कि एक तरह से द्वैध शासन जो है डायरकी को अपनाया गया। और ये किससे किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से जो है ये प्रावधान किया गया। वहीं भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से जो है एक काम और किया गया कि द्विसदनात्मक व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। वर्तमान में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा है उसी प्रकार जो है उस समय 2 सदन को प्रारंभ किया गया। वहीं पहली बार जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को भी अपनाया गया, यानी वोटिंग देने का सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया। तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से ही किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कब पूरा किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान का निर्माण किया गया। जो हमारा प्रस्तावना है उस प्रस्तावना जो स्टार्ट होता है भारत के लोक से, और अंत क्या होता है? अंत होता है कि हमने संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि हमने जो है संविधान का निर्माण एक तरह से कब कर लिया है? 26 नवंबर 1949 को कर लिया है, और उसको जो है एक तरह से अपने पर लागू भी कर लिया भारत के नागरिकों पर। हालांकि इस संविधान के बहुत सारे प्रावधान जो है 1950 को लागू होते हैं, लेकिन बहुत सारे संविधान के अधिकांश प्रावधान जो है इसी दिन जो है लागू किए गए, और इसी दिन संविधान बन के हमारा जो है तैयार हो गया था।
और ये जो संविधान निर्माण हुआ है तो संविधान निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। और इस संविधान सभा का गठन जो है किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है किसका गठन किया गया है? तो संविधान सभा का गठन किया गया और इसी संविधान सभा द्वारा जो है संविधान का निर्माण किया गया है। और इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो है बहुत सारी समितियों का गठन किया गया और उस समितियों में जो है कुछ प्रमुख समिति को हम पढ़ लेते हैं कि संचालन समिति एक प्रमुख समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति से हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वहीं जो है राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं संविधान को हम देखें तो संविधान सभा के द्वारा जिस संविधान निर्माण के लिए बैठक प्रारंभ की गई तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ही थी। तो इस समय जो है संविधान सभा के द्वारा संविधान का अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वहीं जो है फिर 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये सब कुछ जो है संविधान सभा के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किया गया है। और संविधान सभा के बारे में एक पॉइंट आप और याद रखेंगे, जो अभी हमने पढ़ा कि जिस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया तो उस कैबिनेट मिशन के कौन कौन जो है सदस्य थे। यूपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। और ये 3 जो सदस्यीय कैबिनेट मिशन था तो इस 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष भी कभी कभी पूछ लेता है, तो पैथिक लॉरेंस। जो मैं याद रखने के लिए ऐसे याद रखी थी CAL, यानी कि एक तरह से कैबिनेट मिशन जो है कॉल किया कि आप जो है संविधान का निर्माण कीजिए। तो C से क्रिप्स हो गया यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स, A से A.B. अलेक्जेंडर और L से जो है पैथिक लॉरेंस हो गया, जिसमें से जो लास्ट वाला L है पैथिक लॉरेंस है। इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। बीपीएससी द्वारा ये कैबिनेट मिशन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको याद आया तो बोल दी। जब ये जो है संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण जब 26 नवंबर 1949 को हुआ तो उस समय जो है 22 भाग संविधान में, 395 अनुच्छेद, कितना संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ जो हैं को अपनाया गया था। 8 अनुसूचियों को जो है अपनाया गया था। और संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे हैं? तो संविधान निर्माण में जो है कुल 2 वर्ष जो है 11 महीना और कितना 18 दिन लगा है। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है संविधान निर्माण में जो है लगा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची, तो यानी कि पंचायत के जो विषय प्रदान किया गया है तो वो विषय जो है किस अनुसूची में वो प्रावधान किया गया है कि पंचायत को कुल कितने विषय दिए जाएंगे। तो ये 11वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूची है। तो उसमें से जो 11 नंबर का अनुसूची है उसमें पंचायत का प्रावधान किया गया है, पंचायतों का प्रावधान किया गया है। वहीं 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका का प्रावधान है। तो 11 में पंचायत और 12 में जो है नगर पालिका। तो इसवीं अनुसूची में जो पंचायतों का प्रावधान किया गया है तो इसमें कुल जो है कितने विषय दिए गए हैं पंचायतों को? 29 विषय सुपुर्द किए गए हैं। यानी पंचायत के लिए क्या क्या कुछ काम होगा ये 29 विषय जो है बताए गए हैं, इस 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं। इस पंचायत के विषय में आप कुछ बेसिक पॉइंट को याद रखेंगे कि सबसे पहले तो पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज को जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और एल.एम. सिंघवी समिति जो है कब गठित की गई थी? तो 1986 में गठित की गई थी। और इस पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। और पंचायती राज को जो है संविधान में कहाँ कहाँ जगह दी गई है? तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के गठन की बात जो है आर्टिकल 40 में कहा गया था, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पाठ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज का प्रावधान किया गया।
और पंचायती राज को जो है भारतीय संविधान में जगह दी गई। तो भारतीय संविधान के भाग 9 के क में जगह दी गई है, जहाँ संविधान में कुल जो 22 भाग हैं तो उस 22 भाग में से भाग 9 के क में, वहीं जो है 11वीं अनुसूची अभी हमने पढ़ा ही। और जो है अनुच्छेद हम देखें तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद कितना 243 में जो है इस पंचायती राज को जगह दी गई है। पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। एक बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 में किया गया है। एक जो है अशोक मेहता समिति इसका गठन 1977 में किया गया है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में पढ़ा ही हमने। और जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का जो है सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो है पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया गया है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो है ग्राम पंचायत, एक क्या है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। जिसमें से ग्राम पंचायत है ये क्या है, ग्राम पंचायत के स्तर पे होता है, पंचायत समिति ब्लॉक के स्तर पर, जिला परिषद जो है जिला के स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो वो क्या होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 76 में महान्यायवादी किसका प्रावधान किया गया है, महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में क्या किया गया है। तो इसी की सहायता के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था की गई है। इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की व्यवस्था की गई है। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जहाँ जो है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, वहीं जो है सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो बस जो है इतना हमारे लिए काफ़ी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन वित्त आयोग से है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग का वर्णन कहाँ है, तो वित्त आयोग का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। और यह जो है एक प्रकार का अर्ध न्यायिक निकाय होता है। और इस आर्टिकल 280 में क्या कहा गया है कि इसका गठन प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। तो वित्त आयोग का गठन की शक्ति किसके पास हो गई, राष्ट्रपति के पास हो गई। क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, यानी वित्त आयोग का चूँकि गठन की शक्ति राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 280 के तहत, इसीलिए हम कहते हैं कि वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग का कुछ कार्य होता है। तो वित्त आयोग के कार्य क्या होता है कि जो संघ है, जो राज्य हैं, उन दोनों के मध्य करों का आवंटन करना, या फिर जो संचित निधि है, संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के लिए सिफारिश करना संघ को। तो ये कुछ जो है वित्त आयोग का कार्य होता है। और वित्त आयोग जो है प्रत्येक जो है 5वें वर्ष जो है सामान्यतः एक रिपोर्ट जो है जारी करता है, और वो रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। और वित्त आयोग का गठन कितने साल के लिए किया जाता है, तो सामान्यतः जो है 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो क्वेश्चन ये रहता है कि अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो अभी तक जो है 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। हालांकि 16वां वित्त आयोग भी गठन हो चुका है, जिसमें से 15वां वित्त आयोग जो है का सिफारिश अभी चल रहा है। तो 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट का जो है कब से कब तक के लिए है, तो जो 15 नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, इसका रिपोर्ट का जो सिफारिश है ये 2021 से लेकर के 26 तक के लिए है। कब से कब तक के लिए, 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट तो 2021 से 26 के लिए। और इस 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, NK सिंह है। नंद किशोर सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसकी रिपोर्ट कब से कब तक के लिए, 2021 से 26 तक के लिए है। वहीं 16वां वित्त आयोग का भी गठन किया जा चुका है। 16 नंबर का फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन भी किया जा चुका है। और इसकी रिपोर्ट जो है कब से कब तक के लिए है, तो 2026 से 31 तक के लिए है। सामान्यतः 5 साल के लिए वित्त आयोग की रिपोर्ट होती है, जैसे 26, 5, 31, 21 से 26। तो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 26 से 31 के लिए है। और इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है।
वहीं आप जो है पहले वित्त आयोग को भी याद रखेंगे, चूँकि जब हम 16 वित्त आयोग पढ़े हैं तो हो सकता है कभी एग्जाम में पहला वित्त आयोग भी पूछा भी जा चुका है। तो पहला वित्त आयोग का गठन कब से कब तक किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट नंबर का फाइनेंस कमीशन, पहले वित्त आयोग का गठन जो है एक तो 1951 में किया गया था, 1951 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे के.सी. नियोगी, के.सी. जो है नियोगी इसके अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। और इसका गठन कब हुआ है? तो 1951 में। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष के लिए सौंपी थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1952 से 57 के लिए सौंपी थी। गठन भले पहले वित्त आयोग का 1951 में किया गया था, लेकिन इसने रिपोर्ट जो है 52 से 57 के लिए सौंपी थी। तो इसको भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य जो है सर्वप्रथम बना है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो है आप 3 तरह से की समिति या आयोग का नाम याद रखेंगे। एक है एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग, एस.के. धर आयोग का गठन कब हुआ है? तो जून 1948 में हुआ है। कब हुआ है? जून 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन हुआ है। इस एस.के. धर आयोग ने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश को जो है एक तरह से मना किया, स्वीकार नहीं किया। और इसने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन की बात कही। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि एस.के. धर आयोग क्या राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को उन्होंने स्वीकार किया था? तो इन्होंने नहीं स्वीकार किया था। इन्होंने कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, न कि भाषा के आधार पर। दूसरा है जे.बी.पी. समिति। जे.बी.पी. समिति का गठन जो है दिसंबर 1948 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में सौंपी। और इस जे.बी.पी. समिति में कौन कौन लोग शामिल थे? तो जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो इसीलिए इसे जे.बी.पी. समिति के नाम से जाना गया। और इसने अपनी रिपोर्ट जो अप्रैल 1949 में सौंपी, तो इन्होंने ऐसा कहा कि भाषाई आधार पर इन्होंने भी राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। तो इस कारण से जो है जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पूरे देश भर में उठ रही थी, उन्होंने जो है इस मांग को नहीं स्वीकार किया, इसलिए काफ़ी विरोध हुआ। और इस विरोध के परिणाम स्वरूप एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ मद्रास से। पोट्टी श्रीरामुलु का आपने नाम सुना होगा कि उनके नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया। और पोट्टी श्रीरामुलु ने जो है 56 दिन का आमरण अनशन किया और 56 दिन के आमरण अनशन के कारण उनकी जो है एक तरह से मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये एक तरह से दबाव जो है भारत सरकार पर और ज़्यादा बढ़ गया भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के। तो इसी कारण जो है भारत सरकार को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा दबाव में आकर के। और इसी कारण आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। चूँकि ये बात जो है मद्रास से उठी थी, तो मद्रास से तेलुगु भाषियों को अलग करके आंध्र प्रदेश का जो है एक तरह से गठन किया गया। जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर कर दिया गया तो देश के अन्य भागों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर शोर से पकड़ने लगी। दबाव में आकर भारत सरकार को जो है भाषाई प्रांत आयोग का गठन करना पड़ा। और उस भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1953 में किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया है? तो दिसंबर 1953 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया है। और जो ये दिसंबर 1953 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया है, इसके 3 सदस्य थे। तो फजल अली आयोग भाषाई प्रांत आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। जबकि 2 अन्य सदस्य और कौन थे? के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ जो है कुंजरू थे। और इस भाषाई प्रांत आयोग ने जो दिसंबर 1953 में गठित किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में सौंपी। कब सौंपी? 1955 में सौंपी। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को तो स्वीकार किया गया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को जो है अस्वीकार कर दिया गया। तो इस तरह से जो है फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जिस भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था, उसकी सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 पारित किया गया। क्या पारित किया गया? राज्य
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। भाषाई प्रांत आयोग की सिफारिश के आधार पर ही जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। और इस अधिनियम के अनुसार जो है 14 राज्य, कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए उस समय 1956 में। जबकि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कुछ जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फैक्ट था। 3 का आप समिति का नाम याद रखेंगे या आयोग का, एस.के. धर आयोग, और उसके बाद जेवीपी समिति, और तीसरा जो है फजल अली आयोग या फिर भाषाई प्रांत आयोग। जब राज्य की बात आई है तो 2-3 पॉइंट आप और याद रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन रहता है कि 22वां राज्य, भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य जो सिक्किम था, इस सिक्किम को जो है कब भारत में जो है मिलाया गया और पूर्ण राज्य का इसको दर्जा गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 36वां संविधान संशोधन 36 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के माध्यम से जो है सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य जो है बना दिया गया और 22वां राज्य बना है। वहीं जो है 3 स्टेट जो हैं, वहीं 3 राज्यों को जो है पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया है 1987 में। तो ये कौन कौन है, एक तो है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है आपका गोवा। तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन में इस तरह से दे देता है कि अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है 1987 में पूर्ण राज्य बना है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम जो है 1987 में भारत का पूर्ण राज्य बना है। वहीं 2000 में जो है 2000 ईस्वी में जो है 3 राज्य 2000 में, एक तो है छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका झारखंड, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तराखंड, दूसरा कौन है उत्तराखंड, और तीसरा है झारखंड। तो इस तरह से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है 3 राज्य जो है 2000 में भारत के जो है राज्य बने। वहीं झारखंड भारत का जो है 28वां राज्य था। झारखंड भारत का कौन सा राज्य था, 28वां राज्य था। चूँकि बिहार से अलग होकर के बना है इसलिए बीपीएससी के द्वारा इसका डेट भी पूछ लिया जाता है। तो भारत का 28वां राज्य जो है झारखंड कब बना है, तो 15 नवंबर, इसका डेट भी आप याद रखेंगे, 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड भारत का 28वां राज्य बना है। तो इतना कुछ पॉइंट को आप याद रखेंगे राज्यों से संबंधित जो फैक्ट्स है। इस तरह से हमने जो है 200 नंबर क्वेश्चन तक आज कवर कर लिया है। और हमने जो ये 200 नंबर तक क्वेश्चन को कवर किया है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के जो है अधिकांश चैप्टर को ये जो है कवर करता है। अगर आप ये 200 क्वेश्चन के वीडियो को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका अधिकांश चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, चाहे वो भारतीय संविधान का प्रस्तावना हो या फिर भारतीय संविधान की विशेषता हो, फंडामेंटल राइट्स हो, मौलिक अधिकार हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों, या संसद हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब जो भी राज्यपाल, ये सब जो भी मुख्य चैप्टर्स होते हैं राज्य व्यवस्था के, पॉलिटी के, वो सभी क्वेश्चन को ये जो है 200 नंबर क्वेश्चन तक कवर करता है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं और हमने जो है सिर्फ एमसीक्यू नहीं पढ़ा है, पूरे चैप्टर्स को पढ़ा है, पूरे टॉपिक को डिटेल से पढ़ा है, जिससे कि अगर उसके आसपास अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप उसको टैकल करने में, सॉल्व करने में जो है अक्षम रहेंगे। इतना जो है हमने ज़रूर पढ़ा है। आप इसे जो है ज़रूर देख करके जाएं, आपके एग्जाम में यह आपको काफ़ी मदद करेगा। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी जो है और अधिक मेहनत करने का मोटिवेशन मिल सके और आपके पास में जो है और अधिक से अधिक क्वालिटी कंटेंट जो है अन्य विषयों पर भी ला सकूं। फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।